करियर इन इंडियन नेवी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, किस तरह से नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप किस तरह से तैयारी करना चाहिए? क्या सही समय होता है इंडिया के लिए तैयारी करना? इंडियन नेवी का करियर है कैसा? क्या है नेवी में? ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है मिस्टर रिंकू श्रीवास्तव, जो 20 साल, अपने ज़िंदगी के 20 साल उन्होंने इंडियन नेवी को दिया और अलग अलग पोजीशंस में उन्होंने इंडियन नेवी को, हमारे देश को सर्विस दिए हैं। और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, बहुत ही ये दिल के करीब है और वी आर प्राउड कि आज हमारे पास एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर मिस्टर रिंकू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या इंस्पिरेशन था? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ज्वाइन इंडियन नेवी? टू बी ऑनेस्ट, कोई एक सिंगल रीज़न नहीं था, देयर वर मल्टीपल रीजंस। प्राइमरीली फैमिली बैकग्राउंड था। माय डैड वाज अ सोशल वर्कर. I remember him hosting and unfurling the national flag on 26 Jan and 15 August. That was one of the reasons from where I got the patriotic feelings. Also, my grandfather was a freedom fighter. अच्छा. So ये दो primarily reasons थे. Apart from that, 1999 there was a major incident that happened. That was the Kargil war. I was in class 10 that time, and I remember my parents used to be glued to the TV. They used to watch the daily bulletins, and there were news of some heroic incidents while soldiers getting killed इन कारगिल सेक्टर. तो जब मैं देखता था न्यूज़, तो मैं देखता था कि काफ़ी जो लोकेलिटी के लोग हैं वो काफ़ी लुकअप करते थे सोल्जर्स के प्रति कि अच्छा, दे आर द लास्ट सॉर्ट ऑफ डिफेंस फॉर अस. तो वो मुझे तो काफ़ी तक इंस्पायर किया. देन देयर वाज कैप्टन विक्रम बत्रा सर, उनका जो दिल मांगे मोर फेम का है, वो गॉड परमवीर चक्र, उनका स्टोरीज मैंने देखा. फिर कैप्टन मनोज पांडे सर थे, फिर राइफलमैन संजय यादव, इन सब की स्टोरीज मैंने देखा. एंड दैट टाइम देयर यूज्ड टू बी अ चैनल सीरियल कॉल्ड 21 परमवीर चक्र. वो जितने भी लोगों ने परमवीर चक्र जीता है उनके बारे में एक सीरियल था. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे बहुत इंस्पायर की. एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि ये एक्चुअली एक प्रोफेशन है जो कि मतलब ऑन स्क्रीन हीरो से कहीं अच्छा, मतलब रियल टाइम हीरो जो बोलते हैं. तो दैट इंस्पायर्ड मी कि जॉइन द आर्म फोर्सेस. सो बेसिकली आपका ये डिडंट हैपन बाय चांस? No, not by chance. It was there in the back of my mind. और क्लास 10 के बाद से ही मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था कि दिस इज द लाइन विच आई हैव टू फॉलो, और मुझे यही प्रोफेशन में जाना है नो मैटर व्हाट हैपेंस. इनिशियली फैमिली की तरफ से थोड़ा सा डर रहता है कि डिफेंस, लोगों के मन में ये अप्रेंशन रहता है कि डिफेंस इज़ ऑल अबाउट वॉर. बट जब मैं नेवी ज्वाइन किया तो मैं उनके सारे अप्रेंशंस क्लियर कर पाया. इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉर, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, बट ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज. इट्स अ कंप्लीट पैकेज. सो आपका कितना साल रहा इंडियन नेवी में? आपने कितना साल? आई हैव बीन सर्विंग इन इंडियन नेवी फॉर द लास्ट 2 decades. 20 years? हाँ, 20 years. 20 years के बाद मैं रिटायर किया इन Jan 2022, एंड ओवर द लास्ट 2 decades आई हैव बीन सर्विंग ऑन फ्रंट लाइन वॉरशिप्स, स्टार्टिंग ऑफ विद इंडियन नेवल वॉरशिप रणबीर. देन आई वाज पोस्टेड ऑन इंडियन नेवी वॉरशिप रंजीत, देन कुथार, खुकरी, द किलो क्लास. आई हैव ऑल्सो सर्व्ड ऑन बोर्ड quality checking team. I have been associated with the nuclear subs as well. I have worked on them also, and I have been also associated with the one of the pet projects of Ajit Doval sir, that is VC1184. That is a floating vessel, satellite tracking ship. Now it had been named as INS Dhruv. So my last tenure was on that ship. अच्छा. तो सर आपका पूरा नेवल करियर में अगर हम कोई, ऐसा तो कई सारे मोमेंट्स होते हैं, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए वो मोमेंट बहुत प्राउड मोमेंट था कि आपको लगा यार इसी दिन के लिए तो इंडियन नेवी हमने ज्वाइन किया था? देखिए, ये क्वेश्चन का मैं बोलूँगा ये तो एक माँ से पूछना होगा कि आपको कौन सा बेटा अच्छा लगता है. फॉर मी ऑल द डिप्लॉयमेंट्स हैव बीन टॉप नॉच. मैं उसी के लिए नेवी ज्वाइन किया था, एंड आई हैव लिव्ड माय लाइफ टू द फुलेस्ट. मतलब लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब जो चीज़ मैंने ड्रीम किया था नेवी में, हैड इट बीन ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स इन इंडियन वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स, बिहाइंड एनिमी लाइन्स, आई वोंट गो डीप इनटू इट. बट देन जो भी मैंने किया, इट वाज टोटली एंथ्रॉलिंग. मतलब आई हैव थॉरली एंजॉयड. थ्रिलिंग था बहुत, मैंने एंजॉय किया. रिस्क डेफिनेटली इन्वॉल्व थी, बट अगेन इट्स गट्स एंड ग्लोरी. आपको इसी के लिए ट्रेन किया जाता है, एंड देयर इज नो वे यू कैन पे बैक टू योर कंट्री. तो जो डिप्लॉयमेंट्स आया, चाहे वो वॉर डिप्लॉयमेंट्स हो या ड्यूरिंग उरी के स्ट्राइक के टाइम होता, where the frontline warships were deployed off
enemy अच्छा, coast उरी के lines, समय में हाँ, इंडियन नेवी भी तैयार थी. Yes, navy is always there to choke enemy lines. तो उसके लिए all the tri services they worked in collaboration. Army land route से जाती है, Air Force provides the aerial support and the Navy looks at the maritime domain. तो ये तीनों फोर्सेस मिलकर काम करती है. तो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स उरी के टाइम पे था, देन पार्लियामेंट अटैक के टाइम में भी था, एंड इन बिटवीन देयर हैज बीन मेनी ह्यूमैनिटेरियन एड्स एज वेल, जैसे कि आप सुनामी के टाइम में, ड्यूरिंग कोविड, या फिर साइक्लोन का भी हिट करता है, देन ऑल्सो वी जॉइन इन द ह्यूमैनिटेरियन एड. आई रिमेंबर मैं एक बार एक डिप्लॉयमेंट पे गया था इन लेह लद्दाख, एंड इट वॉज अ शॉर्ट डिप्लॉयमेंट फॉर सम रीजंस, आई वोंट गो डीप इनटू इट, बट वहाँ पर क्या हुआ कि लैंडस्लाइड हो गया था लेह लद्दाख. इफ़ यू कैन चेक इन द न्यूज़, इट वॉज आई थिंक 2008 अगस्त, 8 और 10 अगस्त, एंड देन वी हैव टू कॉल ऑफ आवर मिशन एंड वी हैव टू हमको लोकल एडमिन को सपोर्ट करने के लिए हमें अपना मिशन खत्म करके ज्वाइन करना पड़ा. एंड आई रिमेंबर इन दैट टाइम मेरे पास उस टीम में कुछ मार्कोस भी थे, मरीन कमांडोज भी थे, देयर वाज वन सेना मेडल ऑफिसर, मेडिकल एड वाले टीम बंदे थे. तो टुगेदर वी गॉट इनटू द जॉब, चाहे वो ब्रिज का रिकंस्ट्रक्शन हो या गांव वालों को कैसे इवैक्यूएट करना हो, वो सब कुछ हमने किया. So, आप लोगों को ये सब का सब पूरा ट्रेनिंग मिल A to Z ये ट्रेनिंग में इंक्लूडेड रहता ही है. एग्जैक्टली, वी आर ट्रेन फॉर एवरीथिंग. आप एक सोचिए, एक शिप है, शिप एट सी है, शिप इज लाइक एन फ्लोटिंग आइलैंड, उसमें हर एक तरह की चीज़ें होती है, नॉट ओनली फायरिंग, उसमें हर. तो अगर सडनली आपका मान लीजिए किसी एक सेक्शन का लाइट चला जाता है, तो दैट डजंट मीन कि आप इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करेंगे, यू आर द इलेक्ट्रिशियन दे. कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, यू आर द IT एक्सपर्ट दे. अगर आप शोर में है, स्पोर्ट्स हो रहा, तो यू आर द स्पोर्ट्स ऑफिसर दे. तो नेचर ऑफ जॉब्स डिफरेंट है. आप कभी मैनेजरियल रोल्स में जा रहे हैं, कभी लीडरशिप स्किल्स में जा रहे हैं, कभी आप IT ऑफिसर हो रहे हैं, कभी आप कोई गेम्स कंडक्टर आ रहे हैं. तो हर तरह के जॉब्स होते हैं उसमें. तो यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर. और कभी कोई प्रॉब्लम आया तो यू कैन नॉट से कि यार ये नहीं होगा. पहला चीज़ ये है कि कैसे होगा. लाइक आई टेल यू, एक बार हम लोग ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट थे ऑफ श्रीलंका. तो उस टाइम क्या हुआ कि वी गॉट अ डिस्ट्रेस कॉल. एक कोई शिपिंग वेसल था जो कि साइक्लोन में फंस गया था. अच्छा. हाँ. तो और वेदर रियली रफ था. अगर आप वेदर के कंडीशंस आप नेवल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो वी कॉल इट लाइक सी स्टेट. सी स्टेट 1 इज लाइक काम एज लाइक दिस पेपर, एकदम नॉर्मल. सी स्टेट 2, 3 इज स्टिल ओके. 4, 5 इज टू डेंजरस. अच्छा. हाँ, जहाँ पर द सी एंड द ओशन वेव्स आर सच हाई दैट विल फील अफ्रेड इवन टू गो आउट ऑन द अपर डेक्स. ऐसी कंडीशन होती है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हेलो जो ऑनबोर्ड्स होते हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फ्लाई करते हैं, उनका फ्लाइट करना भी बहुत मुश्किल है. तो जब ये डिस्ट्रेस कॉल आया तो शिप के कैप्टन या ऑफिसर कमांडिंग या जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आता कि यार कैसे जाएंगे. सबके दिमाग में ये होता है कि कैसे सबसे फास्ट वहाँ पहुँच सकते हैं. मतलब अपना वो सब सोच कर जाना ही नहीं, मतलब उसको हेल्प करना है कैसे भी. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन द माइंड. करना है तो करना है, देयर इज नो अदर थॉट. तो दिस इज हाउ वी हैव बीन ट्रेन कि करना है तो करना है. और आप देखेंगे कभी भी आप इफ़ यू हैव कम अक्रॉस अदर डिफेंस पर्सनल, आप देखेंगे पीपल लुक अप टू देम. अगर एक ट्रेन में अगर एक डिफेंस वाला जा रहा है तो पीपल फील सेफ. अगर उनको पता लगे एक डिफेंस वाला है, या आप कहीं टूर पे भी जा रहे हैं, मनाली वगैरह, कभी आप देखेंगे कि कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई डिफेंस वाला आसपास में होगा, ही विल बी द फर्स्ट वन टू कम आउट एंड हेल्प. तो वो इनबिल्ट है, वो जीन्स में हमारा आ गया है, एंड दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड विद द फ्यूचर जनरेशन एज वेल. आपने कहा कि आप डिप्लॉयड हुए थे लेह लद्दाख में. सो लैंड में भी ऑपरेशंस करते हैं इंडियन नेवी का? ये 100%. ये लोगों का एक अप्रीहेंशन, मतलब ये मिसकंसेप्शन है कि नेवी इज ऑल अबाउट वाटर. आप देखेंगे हमारे बेसिस अलॉन्ग द कोस्ट लाइन है थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कंट्री. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जामनगर, मुंबई, कारवार, कोचीन, चेन्नई, अंडमान, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ये सब जगह है. बट देन हमारा कोलैबोरेशन विथ लोकल अथॉरिटीज़ भी होता है. आप देखिए कहीं कोई साइक्लोन आता है तो लोकल अथॉरिटीज लुक अप टू अस कि नेवी के डाइवर्स आएंगे रेस्क्यू टीम के लिए. आप कोचीन में देखिए, जब वो इंसेसेंट रेनफॉल हुआ था 2015 या 16 में, तब नेवी के डाइवर्स, नेवी के चॉपर्स सारे फ्लू किए थे सेव करने के लिए. और जब हम ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये दे आर लाइक गॉड. तो वो जो फीलिंग जो बोले ना, वो फीलिंग कि वो फीलिंग मतलब वो लोगों को जो मैं देखते हैं हम लोगों की आंखों में ना कि ये लोग है या ये लोग हमें बचा लेगा, चाहे कितना भी बारिश हो, बाढ़ आए, फ्लड आए, कुछ भी हो, भरोसा. वो भरोसा. आप अभी रिसेंट में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. नीट एग्जाम में आपने सुना होगा कि एयरफोर्स को दिया गया काम पेपर ट्रांसफर करने के लिए.
सोचिए कितना भरोसा है लोगों को कि एयरफोर्स को देंगे तो ये पेपर लीक हो ही नहीं सकता है। तो एयरफोर्स का काम प्राइमरीली तो वो नहीं है, बट भरोसा उनके ऊपर है कि यही लोग कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ जॉब सिर्फ उनका एयरफोर्स का रिलेटेड नहीं होगा कि वो फाइटर पायलट फ्लाई करेंगे और फाइट करेंगे, वो नहीं। कहीं भी कुछ भी कहीं भी जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगे कि ये लोगों की ज़रूरत है, सबसे भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत है, तो डिफेंस इज ऑलवेज देयर। एक बात बताइए सर, अगर हम पिछले 10 आपने 20 साल इंडियन नेवी को दिया, तो 20 साल में आपने पूरा एक जर्नी इंडियन नेवी का भी आपने जर्नी देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। सो लास्ट 10 years में अगर हम बात करें, लास्ट 10 साल में हाउ डू यू सी इंडियन नेवी जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, एंड कंपेयरिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से हम लोगों का प्रोग्रेस हुआ है इंडियन नेवी का। वेल जब मैं ज्वाइन किया था 2002 में, एट टाइम मैं छोटे से एक वेपन्स से स्टार्ट करता हूँ। दैट टाइम वी वर यूजिंग दोज .22 राइफल्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड SLR सेल्फ लोडिंग राइफल्स। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वाज फेज्ड आउट एंड देन केम दिस INSAS, इंडियन नेवी स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स। तो उसके बाद एवर सिंस दिस बीजेपी गवर्नमेंट टुक ओवर इन 2014 देयर हैज़ बीन विजिबल चेंजेस। लाइक आप वेपन्स की बात करेंगे तो वी आर गेटिंग ऑल द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स व्हिच यू कैन थिंक ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम टेवर टू Mach 5, ऑल गन्स आर देयर। सो इनिशियली ये सब नहीं थी, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैज़ चेंज ड्रास्टिकली, टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज बहुत। और जो प्लानिंग है इट इज़ फ्यूचर प्लानिंग नाउ। पहले कि आप देखेंगे लास्ट 10 to 15 years में देखेंगे नंबर ऑफ शिप दैट हैज़ बीन रोल्ड आउट। इवन टुडे आई थिंक INS Dunagiri or some ship is getting commissioned today also. तो future is sea, तो and to be supreme on land you have to be supreme at sea. तो उसके लिए क्या है, शिप बिल्डिंग होना है। नाउ जो शिप्स आ रहे हैं उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, मिसाइल सिस्टम देख लिए ब्रह्मोस। पहले शिप में आई थिंक INS Ranveer was the first शिप जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल फिट हुई थी। आई वॉज ऑन बोर्ड दैट शिप। उसके बाद अभी बाकी सब शिप में भी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, वाइल फायरिंग सिस्टम, SAM, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स टॉप नॉच क्वालिटीज़ के फिटेड हो रहे हैं अभी। सो ये चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई है। मतलब कहीं भी हम लोग लैक नहीं कर रहे हैं, चाहे क्या हो, एक्विजिशन में हो या फिर लीडरशिप में हो या टॉप लेवल्स का थॉट प्रोसेस में हो, तो हम लोग कहीं भी अब लैक नहीं कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज देयर, चेंजेस होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट सम चेंजेस आर रियली विजिबल एज ऑफ नाउ। आज के जनरेशन के बात अगर करें, जैसे आपने कहा कि आप क्लास 10 में ही दैट कारगिल वॉर जो एक हुआ, उसने वो वॉर कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक सीड बोया, एंड देन यू आपके जीन्स में भी था, आपके DNA में भी था। आज के अगर हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि बेटा बड़ा होकर क्या बनना है, तो अगर 10 बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है तो उसमें से एक इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई CA, कोई बैंकर, बट डिफेंस, आर्मी, नेवी ऐसा शब्द सुनने को बहुत कम मिलता है। ऐसा शब्द सुनने को बहुत कम मिलता है कि अगर 10 में से शायद एक बच्चा कोई बोल दे कि हम डिफेंस में जाना चाहेंगे। तो आप ये बताइए, यंग जो जनरेशन है उनको आप क्या अब उनको अगर जस्टिफाई करना है, आप उनको जस्टिफाई करना चाहिए कि भाई इंडियन नेवी तू ज्वाइन कर। सो व्हाई दे शुड ज्वाइन इंडियन नेवी, द यंग जनरेशन? सो माय द क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट, that why the young generation should join Indian Navy, why they even should consider Navy as their career option? मैं इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह से दूंगा कि पेरेंट्स के दिमाग में आजकल मतलब काफ़ी डर रहता है। ऑल दे नो अबाउट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इज वॉर। तो कोई भी अपने मतलब एप्रीहेंशन उनके दिल में कि मेरे बच्चा जाएगा वॉर में, इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, ये फियर सबके मन में रहता है। बट मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगा, द लास्ट ऑल आउट वॉर दैट वी फॉट वाज इन 1972-73, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। उसके बाद कारगिल वाज देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक 1999 एंड मई टू जुलाई 24 व्हेन वी सेलिब्रेटेड कारगिल विजय दिवस, 2 महीने का था। दैट वाज आल्सो नॉट फुल फ्लेज्ड वॉर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुई है, बट दैट डजंट मीन कि नहीं होगी। हाँ, वी कीप प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, दैट इज हाउ वी हैव बीन बिल्ड। पेरेंट्स को ये मन से डर निकाल देना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस इज ऑल अबाउट वॉर।
आप ये सोचिए आर्म फोर्सेस ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, बी इट लीडरशिप, मैनेजरल स्किल्स, या फिर लोगों के प्रति संवेदना, ये सब आर्म फोर्सेस इंस्टिल करती है. आप एक फौजी को देखिए और एक नॉर्मल लेमैन सिविलियन को देखिए, डिफरेंस पता चल जाता है. एक भीड़ में आप झुंड में आप मेकआउट कर सकते हैं. आज की जनरेशन में जस्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल. एक स्टूडेंट पास आउट करता है, ग्रेजुएशन करता है 22-23 ईयर्स में, ही गोज ऑन टू जॉइन अ मल्टीनेशनल कंपनी, करेक्ट. ओवर द नेक्स्ट 5 years वो मैनेजरल पोस्ट में चला जाता है. ही माइट बी अर्निंग 20 लाख 30 लाख पैकेज सैलरी. एट द सेम टाइम somebody joins the armed forces through NDA, TAS, CDS, whichever scheme. In the next 5 years, he will be in a leadership role. He will be working on systems worth billions of rupees. He will be firing weapons which nobody has even dreamt of. He will be a leader. He will be a manager. He will be doing all sorts of things. He will be commanding men around 100-200 men below him, and those men will be looking after him. And it's not only that, when you come back to your hometown, your parents will also look after you. अरे ये फौजी है, वो देखेंगे एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है ये. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही प्रिपेयर्स हिज ओन बेड. तो दिस हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट. मनी इज नॉट एवरीथिंग. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है कि हाउ मच आई कैन अर्न, बट डिफेंस में क्या है हाउ मच आई कैन गिव, एंड नॉट विद इन सर्विस, आफ्टर सर्विस एज वेल. आप मुझे देखते होगे, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, बट स्टिल आई कम टू शो बिकॉज आई नो यू आर डूइंग अ लवली जॉब. तुम्हारे चैनल पे सब इतने सारे लोग आए हैं एंड इट्स हाईली मोटिवेटिंग. किस आज के दिन में कितने लोग ऐसे जो अपना टाइम डिवोट करके सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए सोचते हैं. वेरी हैंडफुल फ्यू पीपल, ठीक है. एंड दैट इज़ व्हाई आई डिसाइड टू कम टू योर शो. हमारे इस शो से अगर 10 लोग भी मोटिवेट होते हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. ठीक है. और लोगों का, मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा इस शो के माध्यम से कि लेट योर चिल्ड्रन फॉलो देयर ड्रीम्स. If somebody wants to join the armed forces, do not stop him. आपको नहीं पता है कि such a glamorous career. सबको लगता है कि डिफेंस लोगों से लेती है उनका फ्रीडम डिसिप्लिन के नाम पर, बट पोस्ट रिटायरमेंट क्या कुछ नहीं देती है. यू कांट इवन ड्रीम ऑफ. दैट इज व्हाट आई वाज वंडरिंग कि पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि डिफेंस में रिटायरमेंट बहुत अर्ली एज में हो जाता है. हाँ, यू कैन टेक रिटायरमेंट एंड नॉट ओनली पोस्ट रिटायरमेंट. The moment you join the armed forces, each and everything is looked after. आपको 60 days AL है, 30 days CL है. You have full medical facilities in all the command medical centers. आपके पेरेंट्स को आप दिखा सकते हैं. आपके पास LTC है, LFC है. आपके पास जो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके. आपको कहीं भी जाएंगे आपको ट्रैवल अलाउंस मिलती है, आपको फ्री लॉजिंग सब कुछ मिलती है, आपको क्वार्टर्स मिलते हैं नेवी में. पॉश एरिया में वेयर नॉर्मल पीपल कांट इवन ड्रीम ऑफ. मैं आपको मुंबई का एग्जांपल देता हूँ. मुंबई में कोलाबा में हमारा दैट प्लेस इटसेल्फ इज सो कॉस्टली, बहुत कॉस्टली. बट देन आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द कॉस्ट. दिस इज हाउ नेवी लुक आफ्टर यू. आपको उस एरिया में कोई सोच भी नहीं सकता एक रेंट पर लेने का. वहाँ पर नेवी के फ्लैट्स है. वाइजैग में डॉल्फिन हिल्स, जहाँ पर वन साइड यू गेट द एंटायर सी व्यू एंड द अदर साइड यू गेट द एंटायर सिटी व्यू. तुम कभी मेरे साथ चलना, मैं दिखाऊंगा. नोबडी कैन इवन ड्रीम ऑफ स्टेइंग इन सच अ प्लेस. तो दिस इज हाउ नेवी टेक केयर ऑफ यू. ठीक है. ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में आप जाएंगे, कुछ दिन फैमिली से कट ऑफ रहेंगे, बट देन दैट इज पार्ट ऑफ द जॉब. सो आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, 100% रह सकते हैं. पीपल थिंक डिफेंस में गया तो ही कैन लिव अ मैरिड लाइफ, ही कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ. ऐसा कुछ नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप बेसिस में, अगर आप डिप्लॉयमेंट के लिए जाते भी हैं 30 डेज के लिए, 40 डेज के लिए, यू कम बैक, आपके अपने क्वार्टर्स है, फैमिलीज देयर, सभी फैसिलिटीज हुई है. एंड दैट इज एन इनक्लोज प्लेस. आपको बस नेवी की बसेस आएंगी आपके बच्चों को. देयर इज अ नेवी चिल्ड्रन स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल स्पेशली डिजाइन फॉर दिस डिफेंस पीपल. वहाँ पर बच्चे जाते हैं, बसेस आती हैं नेवी की, तो फुल सिक्योरिटीज देयर. नॉर्मली लोगों को लगता है डिफेंस में गया मतलब कि मारधार गोली. वही एक कंसेप्शन हमारा, जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. हमारा तो वही परसेप्शन है कि आप नेवी में है. लोग क्या सोचता है कि आप नेवी, इंडियन नेवी ज्वाइन किया मतलब आपका जिंदगी पानी जहाज में, शिप में गुजर रहा है. नहीं, दैट्स अ मिसकंसेप्शन. मैं वही बता रहा हूँ कि फैमिली लाइफ इज देयर और काफ़ी स्टैंडर्ड फैमिली लाइफ है. ईच एंड एवरी फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल से लेकर गोल्फ ग्राउंड से लेकर पोलो ग्राउंड, एवरीथिंग इज देयर. आप जो भी चीज़ आप ड्रीम कर सकते हैं. वीकेंड में आपको चाहिए तो आप जाइए, फ्लाइंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं. अच्छा. आपको वीकेंड में आपको जाना है तो ऑनबोर्ड शिप्स में आइए, विजिट कीजिए, यू गो टू द सबमरीन्स एंड सी. तो इट्स सो इंस्पायरिंग. फ्यूचर जनरेशन इज इंस्पायर्ड.
ठीक है। इनफैक्ट मेरे फैमिली भी गई थी, वो लोग देखे शिप में कहाँ हम लोग काम करते हैं, कैसे रहता है, कैसे गन लोड होते हैं, कैसे मिसाइल फायरिंग होती है, सब कुछ देखते हैं। तो इट्स हाईली इंस्पायरिंग। और आप कभी भी कोई डिफेंस एरिया में आप कभी गए होंगे तो देखेंगे कितना नीट एंड क्लीन मेंटेन रहता है एकदम इतना साफ। तो दैट इज़ व्हाट यू नो, ये सब सपोर्टिव थिंग्स देती है नेवी। सबको लगता है कि जस्ट जाना है शिप में सेलिंग करना है, फैमिली लाइफ तो है नहीं, तो ऐसा तो कोई डिफेंस ऑफिसर शादी ही नहीं करता। सही बात है। तो साल में कितना दिन एक नेवल ऑफिसर शिप में गुजारता है? नहीं, ये देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द डिप्लॉयमेंट। शिप में अगर इफ शिप इज नॉट सेलिंग, अच्छा, देन इट्स 8 to 4 जॉब। ओह अच्छा। यू गो ऑन बोर्ड शिप, जो भी शिप्स के काम है, अगर इफ यू आर नॉट गोइंग ऑन डिप्लॉयमेंट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिप्लॉयमेंट। अच्छा, ठीक है। इफ यू नॉट एट वॉर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ओके। हाँ, आपकी आधी कैरियर तो आपको ट्रेनिंग में निकल जाएगी। यू आर ऑलवेज ट्रेनिंग फॉर समथिंग और अदर, बिकॉज टेक्नोलॉजी कितना सारा एडवांसमेंट एडवांस हो रहा है। हाँ, तो रेगुलर कोर्सेज होते रहेंगे आपको अपग्रेड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है टैंडम में। अगर शिप सेल किया देन यू मूव आउट, अगर शिप सेल नहीं किया इवनिंग 4 o'clock यू गो बैक टू हाउस, 4 o'clock 5 o'clock। या इफ़ यू हैव गेम्स, इवनिंग गेम्स में जाइए, स्विमिंग पूल जाए स्विमिंग जाइए, इफ़ यू वांट टू गो फॉर हॉर्स राइडिंग, गो फॉर हॉर्स राइडिंग, इफ़ यू वांट टू यू नो लर्न समथिंग लाइक शूटिंग रेंज भी है। तो नेवी प्रोवाइड्स एवरीथिंग। सो आप मैक्सिमम पूरे इंटायर लाइफ में अगर पूछे मैक्सिमम एट अ स्ट्रेच आप कितने दिन सेल किए हैं? 45 days। 45 एंड देन 45 days इज नॉट लाइक कि आप सेल कर रहे हो तो सेल ही कर रहे हैं। यू नो, इन बिटवीन देखो शिप में क्या होता है, इट्स लाइक अ फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है। शिप के पास अपना कोल्ड स्टोरेज है फॉर स्टोरिंग फूड्स एंड ऑल, उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो लाइक इफ यू आर सेलिंग फ्रॉम वाइजैग, तो इन बिटवीन यू माइट टच एट चेन्नई। अच्छा, हाँ, फॉर फ्रेश राशन, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह कितना दिन रह सकते हैं। सही बात। तो उसके लिए पोर्ट्स हम टच करते करते जाते हैं। तो इन सपोज इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वाइजैग टू सिंगापुर, तो वाइजैग से पहले एक बार चेन्नई से अंडमान एंड देन यू सेट। तो मैक्सिमम एट अ स्टेज 10 days 12 days, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस देन सर्टन सेक्टर्स आर अलॉटेड। आपको उस सेक्टर में कॉन्टिन्यूसली पेट्रोल करना है टू कीप एन आई कि एंटी पायरेसी ना हो। अपने जो शिपिंग मर्चेंट शिपिंग है उनके लिए एक सेफ रूट देना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिप्लॉयमेंट। अब सबs जाएंगे, न्यूक्लियर सब जाएंगे अगर फॉर डिप्लॉयमेंट, तो दे हैव टू रिमेन अंडर वाटर 30 days 45 days जो भी है। इट्स नॉट बैड। मतलब हम लोग को तो लगता था कि 6 महीना आप शिप में रहते हो और 6 महीना आप घर पे, ये तो हम लोग को बचपन से नहीं, वो तो मर्चेंट नेवी भी नहीं है। इवन द मर्चेंट शिपिंग वेसल जो सेल आउट करते हैं, दे आल्सो टच हार्बर्स। ऐसा थोड़ी है कि वो पोर्ट टच नहीं करेंगे, वो एट सी ही रहेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन है। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। 90% लोगों को तो ये नहीं पता है कि मर्चेंट नेवी क्या है, इंडियन नेवी क्या है। उस पे बात करेंगे हम लोग, उस पे हम लोग बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द जगह मुझे यही पूछा जाता है। तो सर, रिंकू श्रीवास्तव बिफोर ज्वाइनिंग इंडियन नेवी एंड रिंकू श्रीवास्तव आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन नेवी, क्या चेंज हुआ? कॉन्फिडेंस इज समथिंग आई वुड ऐड, लीडरशिप स्किल्स। ठीक है। आज ऐसा है, जज्बा ऐसा है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ये दिल से आता है कि वी विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट। मैं इतना कॉन्फिडेंस, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, घर में कोई अगर सिचुएशन भी आ जाए या फैमिली फ्रंट में भी कोई आ जाए, तो अगर एक बार वो जिसके पास भी प्रॉब्लम है वो अगर हमसे बात कर लेगा, ही विल फील हाईली मोटिवेटेड। मतलब वी हैव कम एज अ, वी हैव बिकम एज अ काउंसलर एज वेल, जस्ट बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ आवर एक्सपीरियंस। हमने जब नेवी ज्वाइन की थी तो नेवी में यू नो पीपल कम फ्रॉम ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइफ। आपको तमिलियन भी मिलेगा, केरला भी मिलेगा, केरलाइट भी मिलेगा, मणिपुरी भी मिलेगा, हरियाणवी भी मिलेगा, फ्यू गुजूस विल बी ऑल्सो देयर, बिहारीज विल बी ऑल्सो देयर, समवन फ्रॉम जम्मू विल बी ऑल्सो देयर। सो आप सोचो, इट्स अ ग्रुप ऑफ यू नो डिफरेंट इंडिया, मिनी इंडिया ऑन अ शिप, और एंड यू हैव समथिंग और द अदर टू लर्न फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। कहीं का फूडिंग, कहीं का हैबिट्स, लाइक इफ यू कम अक्रॉस अ हरियाणवी गाय, उनका बिल्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, दे आर यूज टू ईटिंग यू नो शुद्ध घी एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है। यू कम अक्रॉस अ तमिलियन, ही इज यूज टू राइस एंड कर्ड। यू कम अक्रॉस अ बंगाली, हिज फेवरेट फिश। इनफैक्ट शिप्स में जो फूड भी बनती है दैट इज प्लान्ड एज पर द मेन्यू ऑफ ऑल द स्टेट्स। ओह अच्छा। हाँ, इट इज 7 days 7 different types of fooding will be there. One day catering to the South Indians, one day catering to the North Indians. इस तरह से। तो मैं बोलूँ ना, नेवी it really takes care of each and every individual, और there is no other job like armed forces. मैं अगर मेरी daughter, she is in class 7, Anushka Srivastava in Loreto, even she wants to join the armed forces, and from my side is all yes. और मम्मी का क्या कहना है?
नथिंग, मैंने ये बोल दिया। मम्मी की तरफ से भी यस, शी हैज सीन द लाइफ एंड दे मिस दैट नेवल लाइफ। मैं नाउ दे आर मिसिंग द हाँ, दे रियली, मेरी डॉटर अभी बोलती है कि पापा आपकी रिटायरमेंट ले लिए, नेवी लाइफ वाज सो गुड। क्योंकि आप सोचिए इतना अच्छा इन्वायरमेंट को मिलता है, खेलने का कूदने का फैसिलिटी, घर पे बस आ रही है नेवी की, आपको ले जा रही है, बास्केटबॉल कोर्ट है, हॉर्स राइडिंग कोर्स है, आपको अगर रोइंग सीखना है वो क्लब है, शूटिंग सीखना है शूटिंग क्लब है। कहाँ मिलेगा आप? यू कैन स्पेंड थाउजेंड्स एंड लैक्स रुपीज, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। नहीं, ओलंपिक्स है, स्विमिंग पूल फॉर नेवल किड्स नहीं मिलने वाला। विथ सर्टिफाइड लाइफ सेफ्टी गार्ड जो रहते हैं वहाँ पर, सब कुछ जो आपको ट्रेनर रहेंगे। तो एंड यू कम अक्रॉस पीपल जो कि नेवी में स्पोर्ट्स कोटा भी एंट्री होती है। आप ऐसे स्ट्रोल कर रहे हैं, कभी किसी दिन आपको इंडिया टीम का कैप्टन मिल गया, हैंडबॉल का जो इंडिया टीम का कैप्टन ही इज अ नेवल गाय, ठीक है। तो आपको कितने सारे जो रनर्स है, एथलीट्स है, दे आर फ्रॉम नेवी, तो नोबडी कैन इवन ड्रीम ऑफ कि ऐसे जाकर उनसे इंटरेक्शन होगा। आप यहाँ रह रहे हो, बगल में रह रहे हैं, एंड दोज पीपल आर सो इंस्पायरिंग। वो फ्री टाइम में आते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही यूज्ड टू प्ले फॉर रांची, वो ही जॉइन नेवी, ठीक है। आपको अभी गोल करना, ही वॉज इन नेवी, वो ऑफ टाइम में बच्चों को सिखाता था क्रिकेट। तो ऐसा एक्सपोजर कहाँ मिलेगा? और सही है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्शन है लोगों का, और बहुत सारे लोगों को ना डिफरेंस नहीं पता है इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी। सो काइंडली आप इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताइए। ये लोगों में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। दे थिंक इंडियन नेवी एंड द मर्चेंट नेवी आर द सेम, बट वो सेम नहीं है। मर्चेंट नेवी इज मोर कंसर्न विद द कमर्शियल लाइन। आपको पता होगा 90 to 95% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट इज कैरिड आउट थ्रू द सी वाटर बॉडी। तो मर्चेंट शिप्स दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग दैट। अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा अमेरिका और ईरान का बीच में, हार्मोन स्ट्रेट जो क्लोज किया, तो पेट्रोलियम का कितना क्राइसिस हो गया। तो मर्चेंट शिप इज लाइक दैट डिलीवरी बॉय हु प्रोवाइड्स ऑल दिस फैसिलिटी, ऑयल, फूड, जो भी है, जो व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ। एंड इंडियन नेवी इज दैट गाय हु प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी फॉर कैरिंग आउट ऑल दिस ऑपरेशंस। आप मर्चेंट शिपिंग का जो शिपिंग लेन्स है उसकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। तो वी मर्चेंट शिप्स को, वेसल्स को इंडियन नेवी गार्ड करते हैं। हाँ, नॉट ऑल द टाइम, देयर आर इंटरनेशनल वाटर, देयर आर इंटरनेशनल रूल्स जहाँ पर आराम से वो सेल आउट कर सकती है। बट ड्यूरिंग वॉर, जैसे कि अभी ईरान और अमेरिका का हो रहा था, उस टाइम में बहुत सारे हमारी इंडियन नेवी शिप्स भी गई टू गाइड देम आउट सेफली, क्योंकि अक्रॉस फायरिंग हो रहा था, उसमें कहीं कुछ हो ना जाए। सम ऑफ द शिप्स वर हिट बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट। तो ये है। फिर पायरेसी ऑपरेशंस है, मर्चेंट शिपिंग ऑपरेट करते हैं सोमालिया इस साइड्स में, तो उधर पायरेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो पायरेट्स ना है, उनको थ्वाट करने के लिए इंडियन नेवी जाती है। इंडियन नेवी कंटिन्यूसली पेट्रोल करती है, इट प्रोवाइड्स देम विद द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये है मेजर डिफरेंस। मर्चेंट शिपिंग इज बेसिकली इन्वॉल्व विद द कमर्शियल लाइन्स एंड इंडियन नेवी इज इट गिव्स द प्रोटेक्शन। सो इफ समबडी वांट्स टू गो टू इंडियन नेवी किसी को ज्वाइन करना है, तो एंट्री गेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आर्म फोर्सेस में जाना है तो 10+2 में यू हैव टू टेक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इज कंपल्सरी फॉर गोइंग इनटू नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी में नहीं चलेगा, बट फॉर एनडीए इट इज़ साइंस इज कंपल्सरी। तो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए तो इट्स डिफिकल्ट। तो प्राइमरीली यू हैव टू टेक फिजिक्स एंड मैथ्स एंड यू हैव टू स्कोर अबाउट 60%. The exam is NDA होता है, NDA 1 and 2. It is conducted by UPSC twice a year and the exam is of pretty good level. तो उसकी प्रिपरेशन आपको मतलब 10 में स्टार्ट कर देनी होगी। एनडीए की प्रिपरेशन क्लास 10 में स्टार्ट कर देनी होगी। एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। उसके बाद देयर इज 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। जिन लोगों ने भी जी मेंस दिया है एंड देयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्कोर अच्छा है, दे आर डायरेक्टली कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। तो दैट इज जेईई मेंस का स्कोर के ऊपर में आपको कॉल आ जाएगा इंडिया के। दैट इज द नो इंडिया के लिए टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अच्छा, टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम। हाँ, देन थर्ड इज सीडीएस। व्हाट इज सीडीएस? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ग्रेजुएट लेवल फॉर। ओके, तो ये तीन मोटा जो है स्कीम फॉर ऑफिसर एंट्री। Again, for normal entries there are agnivis, then there is artificer apprentice entries, then direct entry diploma holders. Through that also you can make it to the commission. So आप एनडीए का एग्जाम देते हैं और फिर एनडीए का एग्जाम से वो कैंडिडेट के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप नेवी चूज करें, एयरफोर्स चूज करें कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो दे विल आस्क यू फॉर योर चॉइस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और चॉइस के ऊपर में ही आपका अगर फाइनली इफ यू गेट रिकमेंडेड इन द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड,
60% marks in physics, chemistry, and in 10+2 is just the gateway to appear for NDA. That's the eligibility. Eligibility. That's the eligibility. That is the front door for entering in that exam. After that, you'll have a written exam. Written exam will be around 900 marks. 300 marks is for maths, 600 marks for general ability and all, and then 900 marks for SSB. That's the interview part, which again itself is very tough. So total 1800 marks. Out of that, your merit list will be displayed, and depending upon your choice, if you score high, you'll get a stream of your choice. If you don't score high, then they'll give as per their wish. Okay. Yeah. So NDA के लिए प्रिपरेशन करना कौन सा समय से एक बच्चा को एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर देना शुरू कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से इफ आई विल रिकमेंड समबडी क्लास 10 इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, बिकॉज बाय द टाइम एक तो इसकी एज लिमिट 16.5 to 19.5 ईयर्स है. सो द बाय 16 साल 16.5 से 19.5 साल तक. 16.5 साल हो गया आपका मिनिमम. हाँ, मिनिमम उतना होना चाहिए. हाँ, होना चाहिए. 19.5 हो गया आपका अपर लिमिट. उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. और अगर आप 12th में अपियरिंग है तो भी आप अपियर कर सकते हैं एग्जाम में. अच्छा. हाँ, बट अगर बाद में आपको फिर आपका मार्कशीट वगैरह दिखाना होगा. हाँ. तो 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंकलकेट करनी है. तो उसमें क्या है कि बेसिकली आपको रीडिंग हैबिट्स आपको लेनी है, बुक्स रीड करनी है, आपको गेम्स खेलनी है फिजिकल फिटनेस के लिए, पब्लिक स्पीकिंग करनी है. तो ये सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इंकलकेट कर सकते हैं. ऐसा सडनली नहीं कि मुझे अब एनडीए के लिए जाना और आज से मैं पढ़ने शुरू. 2 years इज सफिशिएंट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एनडीए. तो दोज हु आर लुकिंग फॉर अ कैरियर इन आर्म्ड फोर्सेस, आई विल just advise them to start preparing yourself right from class 10. Right from class 10. और क्या क्या प्रिपरेशन करना है तो मैं बोलूँगा स्टार्ट रीडिंग डेली न्यूज़पेपर, हिंदू, स्टेट्समैन, कुछ भी. पिक वन नेशनल न्यूज़पेपर, उसको रीड कीजिए फॉर हाफ एन आवर. गेट सम मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स. उससे यू कैन गेट अ जिस्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. न्यूज़ डेली कोई नेशनल न्यूज़ आप सुनिए. सो इट मीन्स करंट अफेयर्स का एनडीए के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा सेक्शन है. यस, सेक्शन है. और दूसरी चीज़, जब आप 10th में जाएंगे तो आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी है एनसीईआरटी के बुक्स हैं, फोकस मोर ऑन फंडामेंटल्स. ओके. क्योंकि ये फंडामेंटल्स आपको लाइफ सेविंग स्किल्स में बाद में काम आएंगे जब आप आर्म्ड फोर्सेस में जाएंगे. मतलब बेसिक कोर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास 10 से ही आप स्टार्ट कर दीजिए. फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स. एनसीईआरटी का बुक्स, एनसीईआरटी के बुक्स फंडामेंटल्स के लिए आप देखिए. बायोलॉजी की छोटी छोटी, क्योंकि क्वेश्चंस उस पर आते हैं एनडीए के एग्जाम्स में. अगेन क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करती है तो एग्जाम इज नॉट दैट ईजी. कितने लाख लोग अपेयर करते हैं और हैंडफुल लोग क्लियर इट. तो इसलिए मैं बोलूँगा 10 से स्टार्ट कीजिए. बी फोकस्ड, सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए. बट देन रिटन इज वन पार्ट. मेन पार्ट कम्स द एसएसबी इंटरव्यू. ओके. हाँ, विच इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. रिटन तो आप फिर भी आप क्लियर कर सकते हैं, बट एसएसबी में ट्राई टू बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ. एसएसबी में क्या होती है, देयर आर 3 पैरामीटर्स. क्या आप बोलते हैं, क्या आप सोचते हैं और क्या आप करते हैं. दीज 3 थिंग्स शुड मैच. देयर इज अ टॉप नॉच साइकोलॉजिस्ट जिनकी डीआरडीओ ट्रेनिंग कराती है. देयर इज अ ग्रुप टास्क ऑफिसर जो देखेगा आपका कमांड एंड कंट्रोल लेवल, एंड देयर इज अ इंटरव्यूइंग ऑफिसर. तो एसएसबी में क्या होती है, इट इज अ 5 day प्रोसेस. 5 दिन तक आपका इंटरव्यू चलता है. अच्छा. 5 day. एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस. हाँ, इंटरव्यू प्रोसेस है. एंड उस 5 दिन में पहला दिन ही स्क्रीनिंग प्रोसेस. ओके. स्क्रीनिंग प्रोसेस में सपोज आप 100 लोगों को एक बैच बना दिया, इट बी गिवन अ चेस्ट नंबर 1 to 100. फिर 10 लोगों को एक ग्रुप बना दिया, चेस्ट नंबर 1 to 10 1 ग्रुप, 11 to 20 ऐसे का ग्रुप बना दिया. तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग का पार्ट है, एक है पीपीटीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो है. और दूसरी है आपकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की टेस्ट. दैट इज ईजी. आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज विल क्लियर दैट. बट ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारे पिटफॉल्स रहते हैं रीजनिंग में. अगर आप देखेंगे कि लगेगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है बट यू कैन गेट कैरीड अवे, और उसमें आप गलती कर सकती हैं. पीपीडीटी इज अगेन, अगर वो आपका इनर सेल्फ डिस्क्राइब करने के लिए, सपोज एक ऐसा एक पिक्चर दे दिया, वो पिक्चर हेजी रहेगा, आपको उसमें 3 minutes में 30 सेकंड पहले देखना है और 3 minutes में आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है. स्टोरी हैज़ टू बी पॉजिटिव. ठीक है. तो अभी जैसे ये सीन है, अगर मुझे कोई, मैं एज ए कैंडिडेट अगर जाऊँ और मुझे ये पिक्चर दिया जाए, मैं और तुम बैठे हैं और मुझे स्टोरी लिखने दिया है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि कोई एक XYZ पर्सन था जिसने अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो एनडीए ज्वाइन किया, एनडीए या कोई भी आर्म फोर्सेस में ज्वाइन किया, एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज कॉल्ड फॉर अ पॉडकास्ट शो. तो ही थॉट ऑफ गिविंग समथिंग बैक टू सोसाइटी.
उसने इस पॉडकास्ट के मीडियम से गरीब लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की या फिर स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करने की कोशिश की, एंड इस पॉडकास्ट के वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं एंड दे चोज डिफेंस एज ए कैरियर। और इस पॉडकास्ट के थ्रू उसने और भी बहुत सारी चीज़ें, शॉर्टफॉल्स बताया जो लोगों को अवॉइड करना है, तो इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर देम। तो एक 3 मिनट्स के अंदर में एक छोटा सा एक पॉजिटिव स्टोरी बन गया, ठीक है। इसी में कोई और स्टोरी ये भी बना सकता है कि 2 फ्रेंड हैं, संडे के टाइम है, काम नहीं है, बैठे चिट चैट कर रहे हैं, ऐसे भी स्टोरी बना सकते हैं। तो ये एक पार्ट है स्क्रीनिंग का। इस स्क्रीनिंग के बाद उस 100 में से सिर्फ 3-4 ही रिकमेंड होंगे, अच्छा, फॉर द फाइनल 5 डे राउंड। फिर उनका एक ग्रुप बन जाएगा। सपोज हर एक बैच में से 2-2, 3-3 बंदे रिकमेंड हुए, तो 10 बैचेस, 40-45 लोग बचे। अब उन लोगों का फिर से एक ग्रुप बनेगा, फिर अगेन रीअलॉट होगा चेस्ट नंबर, और उनका आप थॉरो पहला स्क्रीनिंग उनके लिए कि जिनमें भी थोड़ी सी भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, दे नीड टू स्किन देम। वो भेड़ चाल, दे डोंट वांट क्राउड, दे वांट क्वालिटी, दे वांट पीपल हु कैन बी ट्रेन फॉर फ्यूचर लीडर्स। रेडीमेड लीडर्स नहीं चाहिए। तो वहाँ पर जाकर कोई भी मतलब किसी को दिखावा नहीं करना है कि मुझे सब आता है, आई एम द बॉर्न लीडर। उसमें एक ये भी पार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, हाँ, जीडी होती है। उसमें एक छोटी सी एक प्रॉब्लम दे देगा, सबको अपना अपना स्टोरी नरेट करने का टाइम देगा। उसके बाद दे विल बी कॉमन डिस्कशन टाइप। वो डिस्कशन टाइम में सब वो लोग क्या बोलते हैं कि सभी लोग अपना अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। तो ये एक तरीका है एसएसबी का। फाइनल जब राउंड शुरू होती है तो उसमें मतलब 4 डेज़ का ग्रिलिंग सेशन होता है। ये जो मैंने आपको एक पीपीडीटी का सीन बताया, एक के एक बाद 10 फोटोज आएंगे और आपको लगातार लिखते रहना है। उसके बाद होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जैसे एक वर्ड दिया स्नेक, किसी ने लिख दिया स्नेक, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक, किसी ने लिख दिया, और किसी ने लिखा कि स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल क्रीचर। तो दोनों में डिफरेंस है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अराउंड 60 to 65 वर्ड्स एक के बाद एक 15 सेकेंड्स के बाद स्क्रीन पर आएंगे, आपको लिखते रहना सेंटेंस। तो वो आपका इनर साइड जो है ना, वो आपको रिवील हो जाएगा। इसके लिए आपका साइकोलॉजी टेस्ट करना, हाँ, साइकोलॉजी टेस्ट करना। आप कितना भी आप प्रैक्टिस करें, आपका इनर क्वालिटीज बाहर आ ही जाएंगे। तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसके बाद होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप एक बोट में जा रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली है, बोट कैप्साइज हो गया, मम्मी है, पापा है, सिस्टर है, सब कोई है, यू आर वेरी गुड स्विमर, आप किसको बचाएंगे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रहेंगे। आपको हर एक रिएक्शन का देखना है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आप घर में अकेले अपने छोटे भाई के साथ, घर में आग लग गई, आप क्या करेंगे? आप ट्रेन में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपका टिकट मिसप्लेस हो गया, व्हाट विल यू डू? So there were 60 situations. 60 situations. और हर सिचुएशन का आपको एक जवाब देना है कि आप उसमें रिएक्ट कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें से ना बंदे का अंदर जो है ना, मतलब एनडीए एग्जाम क्रैक करने से जस्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब इट्स जस्ट मतलब टिप ऑफ एन आइसबर्ग, बस छोटा सा पार्ट है। तो ये हो गया आपका साइकोलॉजी का पार्ट। आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कर दिया, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट कर लिया, फिर आपका एसआरटी कर लिया। उसके बाद आएगा ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में अगेन एक स्ट्रक्चर बनाया होगा जहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स दिए होंगे, कुछ रेड मार्क जोन होंगे, कुछ ग्रीन मार्क जोन है। आपको एक प्लैंक दे दिया जाएगा, कुछ रस्सी दे देगा, बोलेगा आप अपने चॉइस के 3 लोग चूज़ कर लीजिए, यू आर द कमांडर, नाउ गाइड देम, यू हैव टू गो फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स आपको समझा देगा। अब उसमें वो देखेगा बंदे का कमांड कितना अच्छा है, उन 3 बंदों से कमांड करके वो टास्क को कितना थिंकिंग के बिल्ड कितना अच्छा है। और ये क्या देखोगा, और आप उनसे पूछ नहीं सकते हैं, यू हैव टू जस्ट गिव देम ऑर्डर। फिर आपका जब टर्न आएगा तो यू विल बी देयर एज अ हेल्पर। तो ये कमांड टास्क हो गया। फिर देयर विल बी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क, 10 ऑब्स्टिकल्स दिए रहे होंगे। उसमें आपको कभी प्लैंक पे दौड़ना है, कभी बर्मा ब्रिज पे जाना है, कभी स्विंग करना है, कभी लॉन्ग पिट पे करना है, कभी 10 फीट ऊपर एक प्लैंक पे दौड़कर 6 फीट के दूर पे एक रस्सी हैंगिंग है, उसको पकड़ना है जंप करके। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, वो सब चीज़ें उससे रिवील होती है। वो आज सबके पॉइंट्स होते हैं। कभी कभी टीम वर्क का भी कुछ होता है, एक बड़ा सा एक स्नेक दे देगा, सबको लेकर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, उसमें देखेंगे लोगों का लीडरशिप क्वालिटी कितना अच्छा है। तो ईच एंड एवरी सेकंड यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। फिर इसके बाद एक मिलिट्री प्लानिंग होगी, आपको एक गाँव दे देगा, गाँव पे बोलेगा एट ए टाइम 2-3 प्रॉब्लम्स दे देगा कि कहीं से कहीं डाकू अटैक कर रहे हैं, किसी का मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, और किसी का स्कूल बस मिस हो गया है। तो प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना है, कौन सा प्रॉब्लम आप कैसे करेंगे, नियर बाय रिसोर्सेज, उस पूरे मैप को आपको स्टडी करना है।
स्टडी करके फिर आपको अपना प्लान बताना है। उसके बाद होगा एक कार्ड्स दिए होंगे, आपको कार्ड पिकअप करना है, उसमें जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको स्पीच देना है। इट्स ऑल इंस्टेंटेनियस। मतलब व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, the one who wants to join defense, सबसे पहला चीज तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इट्स मोर अबाउट EQ, राइट। मतलब वो आपका जो रिटन एग्जाम के बाद जो आपका जो टेस्ट हो रहा है वो पूरा एक कैंडिडेट का मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट कर लेता है थॉरली। मैं वही बोला जैसे मैंने पहले बताया, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, दिस थिंग्स शुड मैच। आपने लिख दिया कि आई एम वेरी इमोशनली वेरी स्ट्रांग, मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है। एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा 5 क्वेश्चन जिसमें आपको अपने बारे में बताना है, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू। हाँ, और आपने जब लिखा कि आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक तो मैच नहीं करेगा। आपने लिखा कि माई टीचर्स थिंक मी टू बी वेरी ब्रेव और आपने सेंटेंस में लिख दिया आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ स्नेक, तो ये मैच नहीं कर रहा है। और फिर फाइनली जब इंटरव्यू राउंड आएगा वो इटसेल्फ इज ड्रेनिंग, और 40-45 मिनट्स 1 आवर्स तक चलेगा आपका इंटरव्यू। कॉमोडोर फ्लैग ऑफिसर रैंक के कोई होंगे, कोई इंटरव्यू लेने वाले, और वो कुछ भी पूछ देंगे। लाइक मेरे केस में क्वेश्चन पूछा था कि ओके मिस्टर श्रीवास्तव टेल मी व्हाट वर योर मार्क्स इन क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12। किसको याद रहता है नहीं याद रहता है। तो हाउ यू आंसर दैट क्वेश्चन उस पर भी डिपेंड करता है। आपने क्या कहा था? नहीं तो मुझे पता था, मैं थोड़ा बहुत देख कर गया था। और उस इंटरव्यू क्वेश्चन में जैसा माना आपके 10 में परसेंटेज ज़्यादा है, 12 में कम है, तो पूछेगा अच्छा 12 में तुमने पढ़ाई नहीं किया, मतलब यू नॉट अ गुड स्टूडेंट। कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं प्रेशराइज करने के लिए। अच्छा घर में क्या करते हो, व्हाट इज हॉबी। अब आपके हॉबी कुछ नहीं है और आपने लिख दिया कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन इज माई हॉबी, ठीक है, तो पूछेगा आप 100% आपको पकड़ लेगा। यू कैनॉट चीट। मैं इसलिए बोलता हूँ कि दोस्त गोइंग फॉर SSB बी ऑनेस्ट, आप जो हो वही रिवील किए, यू कैनॉट फूल देम। वो लोग अपने ट्रेड के मास्टर्स हैं, टॉप नॉच। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको DRDO ट्रेन कराते हैं उनको, तो वो आपको पकड़ नहीं सकते हैं, आपका हैंड राइटिंग से भी बता देगा कि बंदा कैसा है। आप जब मेस में जाते हैं ऑफ आवर्स में खाना खाने, तब भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है। शाम को जो लेजर टाइम मिलता है, आप जब गेम्स खेलते हैं तब भी आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आप कैसे पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे आप वॉक कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कैसा है, कैसे आप वॉकिंग कर रहे हैं। एक केबिन में आप जब एंटर करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो वो इंटरव्यू ऑफिसर देख के पहचान देगा कि ये बंदा नर्वस है या नहीं। तो ये 3 हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गया, GTO हो गया, ग्रुप टास्क ऑफिसर, एंड द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। इफ द साइकोलॉजिस्ट से नो कि ये बंदा इज नॉट फिट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, आपको कोई नहीं सिलेक्ट कर सकता है। हाउएवर इफ द साइकोलॉजिस्ट से यस, ग्रुप टास्क ऑफिसर सेज नो, देन ही कैन गेट सिलेक्टेड। ओके, तो साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ। ये आपने अब किसी को ऑफिसर के लिए ले जाना है, उसकी ट्रेनिंग 3 साल 4 साल जो भी होगी, जहाँ भी होगी, या 6 महीने 1 साल जो भी ट्रेनिंग होगी, अगर उसमें वो मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है और थोड़े से प्रेशर डालने पे वो ब्रेक हो जाएगा, तो क्या ही फायदा। कोई भी ऐसे एडवर्स कंडीशंस आए और जहाँ पर वो टूट जाएगा, तो ऐसे लोगों को तो लीड करने के लिए नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 होने के बाद जब ये तीनों को हो जाएगा, फिर होता है लास्ट में कॉन्फ्रेंस राउंड। 5th डे देयर इज अ कॉन्फ्रेंस राउंड। वहाँ पर आपके साइकोलॉजिस्ट भी बैठे रहेंगे, GTO भी बैठे रहेंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी बैठे रहेंगे, एंड बोर्ड प्रेसिडेंट और फ्लैग ऑफिसर रैंक वो भी बैठे रहेंगे। वहाँ पर जस्ट फ्लैग वो जो बोर्ड प्रेसिडेंट हो गए, ही जस्ट वांट टू सी द कैंडिडेट जिसको इन्होंने तीनों ने रेकमेंड किया है। कुछ एक बॉर्डर लाइन केसेस भी होती है कि इसको ले या नहीं लें, जैसे साइकोलॉजिस्ट ने ये यस बोल दिया, GTO और इंटरव्यू ऑफिसर ने नो बोल दिया है। तो वो सब चीज़ों में डिसाइडिंग फैक्टर का उस पॉइंट में आप सोचिए एक यू शेप टेबल रहेगा, 14-15 ऑफिसर्स बैठे रहेंगे। वॉक इन, आप जो भी ग्रीट करें उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ देगा, हाउ वाज योर स्टे, वाज एवरीथिंग ओके, हु अकॉर्डिंग टू यू वाज द बेस्ट पर्सन इन योर ग्रुप, हु डिजर्व्स टू बी सिलेक्टेड। अब आपने बोल दिया कि सर चेस्ट नंबर 3 वाज एक्सेलेंट, आई हैव सीन हिम परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो बोलेगा व्हाई यू डोंट यू थिंक यू शुड बी सिलेक्टेड। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, एंड देन यू हैव टू बी विटी एनफ टू आंसर दोस क्वेश्चन टैक्टफुली विदाउट हर्टिंग द सामने वाले का ईगो। हाँ तो ये सब चीज़ आप, वन हैज़ टू बी वेरी गुड स्पीकर। क्यों आप अगर बात ही नहीं कर पाएंगे तो आप अपने पॉइंट कैसे रखेंगे। आप देखिए पहला पिटफॉल है वो ग्रुप डिस्कशन, वहाँ पर लोग आपको बोलने तक नहीं देंगे, तो आप अगर डरे से में रहेंगे तो देन यू आर आउट। इतने दिनों का 2 साल का मेहनत, आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम यू आर आउट ऑन द वेरी फर्स्ट डे, बैक टू जीरो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग भी दे वांट to take armed forces as a career, start preparing beforehand. It is what I can understand from your conversation, जो आपसे सुन के समझ में आ रहा है कि it's not about marks. No, marks are just a gateway to appear for this. It's just
पार्ट ऑफ इट. मतलब एक 60% लाने वाला स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी अगर उसका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा है तो ही कैन बी अ वेरी गुड नेवल ऑफिसर. Most of the top-notch naval officers are average students. Let me tell you this fact. We don't want, rank holders. We want all-rounders. The complete package. That's why मैं सभी को बोलता हूँ स्कूल में, लाइफ के असली lessons I have learned in about, sports ground. Vincent sir was there, जानते होंगे. तो गेम्स के फील्ड में a person learns कि टीम वर्क कैसे करना है, हार रहे हैं तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे टीम को पुल अप करना है, जीत रहे हैं तो कैसे हम्बल रहना है. ये सब लेसन स्पोर्ट्स ग्राउंड में सीखता है बंदा, ये बुक में नहीं पढ़ेंगे आप कहीं. इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए. आपको कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ. बॉडी बिल्डर्स नहीं चाहिए आर्म फोर्सेस को. आप उसके लिए ट्रेनिंग है, आपको 3 साल 2 साल 1 साल जो भी कैडर में आप जाते हैं वो ट्रेनिंग में आपको फिट बना देंगे. बॉडी बिल्डर्स नहीं चाहिए और उनको रेडीमेड ऑफिसर्स भी नहीं चाहिए बनाना. हाँ, दे वांट पीपल हु आर विलिंग टू लर्न, हु आर विलिंग टू एडमिट कि हाँ मेरे में ये कमी है बट आई विल इम्प्रूव ऑन इट. ऐसा नहीं, रेडीमेड ऑफिसर्स नहीं चाहिए उनको, तो फिर ट्रेनिंग किस लिए करेंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बी ऑनेस्ट. अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है तो डोंट से कि नहीं मुझे आता है, शो दैट विलिंगनेस टू लर्न. ठीक है, और इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं एक और पार्ट बोल देता हूँ. कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कल को एक लीडर बनोगे, यू विल बी गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम टॉप ऑफिसर्स एज वेल. कम्युनिकेशन नहीं क्लियर नहीं है, आप डाउन द लाइन आप क्या कम्युनिकेशन पास करोगे. सही बात. और आपको बात करने नहीं आता. ऐसे भी इंस्टेंसेस आएंगे वेयर विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स, पीपीटी, विल बी गिविंग प्रेजेंटेशंस, विल बी राइटिंग लेटर्स टू लोकल अथॉरिटीज, हायर ऑफिसर्स. तो योर वोकैबुलरी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैज टू बी टॉप नॉच. ठीक है, आपको ये सब भी पार्ट एंड पार्सल आपका कैरियर में रहेगा. तो इसलिए कम्युनिकेशन तब कर पाएंगे, एक्सप्रेस आप तब कर पाएंगे जब आपको नॉलेज हो. आपको नेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रही है, लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी आ रही है. आप में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. वी डोंट वांट डल पीपल. नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सब जगह कॉन्टिन्यूस चेंजेस हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है. तो फिर आपको उस हिसाब से आपको अपने आप को उसी पेस में रखना है. तो इसलिए बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स, देश दुनिया के नॉलेज, ये सब रखना है आपको. सो एकेडमिक्स रिलेटेड बात तो हो गई. एक फील्ड ऑपरेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे. कोई भी आपका ऐसा कोई एक शूटिंग एक्सपीरियंस हो, ऑपरेशन एक्सपीरियंस हो जो आप डिस्कस करना चाहें हम लोग के साथ. अगेन ऑपरेशनल डिटेल्स तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट शूटिंग एक्सपीरियंस एक मैं शेयर करूँगा. जब मैं नेशनल कॉम्बैट फोर्सेस शूटिंग चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो मैं लोनावला में हमारी कैंप थी. लोनावला में? हाँ, तो वहाँ गया था. तो वहाँ जो मेरे उस्ताद थे यादव सर, तो वो हमको ट्रेनिंग देते थे. और ट्रेनिंग ऐसी इतनी मतलब टफ होती थी कि उसका स्टैंडर्ड्स बहुत हाई था. इमेजिन आप इंसाज या LMG फायर कर रहे हैं फ्रॉम 100 मीटर्स रेंज, और आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 1 रुपये कॉइन. मतलब 1 रुपये कॉइन के अंदर में ही जो उसका सर्कल है, 10 के 10 बुलेट्स उसी के अंदर में जाना चाहिए. अच्छा. हाँ, और वो क्या करते थे सर कि जैसे वो मैनमेड टारगेट्स बनाए रहते थे. वो टारगेट्स के ठीक बगल में खड़े हो जाते थे और स्मोक करते थे, और वो बोलते थे शूटर नंबर 1 शूट. और सोचिए, मतलब उनके कॉन्फिडेंस उनको अपने बंदे के ऊपर, वो बोलते थे शूटर नंबर 1 शूट. हमने बुलेट फायर किया, वो ऐसे देखेंगे टारगेट के ऊपर में. हाँ ठीक है, फिर वहाँ से वो करेक्शन देंगे कि तुम्हारा जो एम ले रहा है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ टारगेट है. आप और विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट, विदाउट बुलेट प्रूफ लिटरली वो स्मोक करते थे. मतलब वो स्वैग उनका था ना, और उनका जो फेथ था अपने बंदे के ऊपर में. फिर इसके बाद बोलेंगे ओके फायर, नेक्स्ट 5 राउंड्स फायर, और लाइव बुलेट्स. आप जो स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक्स में जाते हैं 2000 प्रोफेशनल वेपन, उसमें बारूद नहीं होता है. बट हम लोग जो फायर करते हैं दे आर लाइव बुलेट्स. वो 10 आदमी को सामने रखेंगे तो आर पार जाएगा वो वेपन हम फायर कर रहे हो. सोचिए, फायर करने के टाइम यू हैव टू बी वेरी स्टेडी. एक स्लाइट 1 mm का डिफरेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स कैन मूव योर एम बाय 2-3 मीटर्स लेफ्ट हैंड साइड. ओह, तो इतना यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. और वो आपके उस्ताद आपके उसके बगल में खड़े हैं, और वो स्मोक कर रहे हैं, चिल्ड, रिलैक्स. उनको इतना फेथ है अपने शूटर्स के ऊपर में. तो मैं जब शार्प शूटिंग के लिए गया था वहाँ पर, तो
उस्ताद यही बोलते थे कि चलो फायर करो, तो मैं रिक्वेस्ट करके सर प्लीज़ थोड़ा सा साइड हो जाइए, बोला फायर कर अदरवाइज गो बैक, मुझे ऐसा शूटर नहीं चाहिए जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर हम लोग शॉट लेते थे, फिर वो देखते थे, फिर वो बताते थे, तो वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी था कि आई हैव टू बी बैंग। आपको तो बहुत टेंशन हो जाता होगा कि यार। टेंशन नहीं, हमें अपनी शूटिंग पर भरोसा था। देख शूटिंग में समथिंग जो मुझे बहुत पसंद थी, मैं बोला ना मैंने बहुत सारे वेपन्स फायर किए हैं, और जब मैं NCFAC में गया था तो वहाँ पर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री सारे रेजिमेंट से आते हैं शूटर्स, वहाँ पर समझ में बेस्ट शूटर्स आते हैं और वहाँ पर कंपटीशन होती है, ठीक है। तो ये पार्ट था वहाँ पर, हम मतलब बुलेट्स का कोई काउंटिंग नहीं है, आपको पूरा वो कार्टून बुलेट्स दे दिया जाएगा, यू गो एंड प्रैक्टिस। हम लोग खुद अपना जाते थे, अपना टारगेट लगाते थे और सारा दिन रात प्रैक्टिस करते थे। और लोनावला का जो फायरिंग रेंज है उसकी जस्ट हिल टॉप के ऊपर में है, तो आप एम ले रहे हैं सडनली क्लाउड्स आ जाएगी। और वहाँ पर क्या है ना कि प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कभी क्लाउड्स रहेगा कभी सनी रहेगा। तो डिफेंस में हम लोग बोलते हैं कि व्हेन द लाइट इज अप द साइट हैज़ टू बी अप, मतलब आपको थोड़ा सा ऊपर एम करना है। व्हेन द लाइट इज डाउन इवनिंग टाइम में द साइट इज डाउन, मतलब थोड़ा सा नीचे एम करना है, क्योंकि बुलेट टेंड्स टू फॉलो दैट प्रोजेक्टाइल। तो वो शूटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरे दोस्त थे, ही वाज आल्सो टॉप नॉच शूटर, तो उसने बोला कि चल मेरे तुम्हारे बीच में कंपटीशन होगा कौन अच्छा शूटर है। तो हम लोग बोले कि यार वो मैन वाला टारगेट तो ले जाना ठीक नहीं होगा, चल जंगल में चलते हैं। तो हमने देखा एक बॉटल लाइक कर रहा था, पेप्सी का बॉटल। अच्छा। तो हमने बीच जंगल में जाकर वहाँ पे एक जगह हैंग कर दिया, ठीक है। हमने बोला बस एक बुलेट का कंपटीशन रहेगा, यू टेक वन शॉट आई विल टेक वन शॉट, ठीक है। तो वो जो बॉटल रखा था ना वो मिट्टी का साइड में रखा हुआ था, मतलब बैकग्राउंड में उसको मिट्टी था। अच्छा। तो ऐसे खड़ा रखा हुआ था हमने मैंने एक शॉट लिया, उसने भी एक शॉट लिया, बॉटल जहाँ था वही था, ठीक है। तो फिर मैं दोनों को मिस हो गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमें लगा मतलब हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि मार देंगे, लेकिन बॉटल क्योंकि अपनी जगह से हिला नहीं, तो हमने लगा कि शायद मिस कर गए क्या हम लोग। तो हमने वेपन्स डाउन किया, हम लोग चलो देख के आते हैं। जब हम गए तो उसमें 2 होल्स थे, क्यों? प्लास्टिक का बॉटल था। अच्छा। बुलेट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो पियर्स करके निकल गया। ओ। तो दोनों को शॉट था हम लोग का, दोनों का, मेरा भी शॉट था उसका भी शॉट था। अच्छा, दोनों का मिस नहीं हुआ। फिर वहीं पर VVIP प्रोटेक्शन के लिए एक शूट टू किल हमारा एक एक्सरसाइज होता है। उसमें क्या है कि आपको मतलब फ्रंट रो में 10 टारगेट्स हैं, मतलब आदमी, फिर उसके पीछे में 6, उसके पीछे में फिर 4, 3, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। अच्छा। और बीच में एक एनिमी का वो रहेगा टारगेट। तो वेपन्स डाउन रहेगा, आपको एक बुलेट लोड करना है विद इन 4 सेकेंड। जैसे वो आपको नहीं पता कि एनिमी कहाँ है, मतलब बहुत सारे भीड़ बनाई रहेगी और उसमें एक जगह आपको एनिमी का सर दिखेगा, आपको जस्ट वेपन रेस करना है, उसको सर उड़ाना है। और इतने सारे लोगों को बचा के जस्ट इन केस अगर आपका बुलेट उन लोगों को टारगेट को पेस करते हुए जा रहा है तो उतना माइनस मार्क्स। तो उस शूट टू किल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। अच्छा। हाँ वो क्विक रिएक्शन होता है, जस्ट एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन, टारगेट लॉक करना एंड देन यू डू दम ऑफ। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब शूटिंग का। ऑफ कोर्स मैं जब इधर भी गया, नॉर्थ में भी गया, तो वो काफ़ी ऐसे चीज़ देखे हैं, बट अगेन फिर मैं वो नहीं, वो तो आप लोगों का कॉन्फिडेंशियल है, लेट्स नॉट डिस्कस। बहुत सारी बात क्या होता है, अगर आप लिंग्विस्टिक आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं तो आपको बहुत सारे जगह आपको डिकोड करने के लिए भी दिया जाएगा। जैसे बांग्लादेश का कुछ है, अगर आपको इंटरसेप्ट करना है, इफ़ यू नो बंगाली, तो आपको सुनने दिया जाएगा कि उनका चैट सुनिए क्या बोलना चाहता है। अच्छा। या फिर अगर साउथ में जा रहे हैं, कोई तमिल लैंग्वेज है, कन्नड़ है, तो दोज पीपल आर डिप्लॉयड, तो वो लोग सुनते हैं, डिड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं बताऊँगा। तो इस तरह का शूटिंग मेरा मतलब पैशन था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एट CV। तो लास्ट आपने कौन से हाई एंड गन चलाए? टबोर वॉज माई ऑल टाइम फेवरेट। टबोर क्या स्पेशलिटी उस गन का? एक तो लाइट वेट है, उसमें एक लेज़र लाइट गाइडेड भी है। अगर आप जहाँ फायर करना चाहते हैं, जहाँ वो लेज़र लाइट एम करेगा, बुलेट आपका वहीं जाएगा। इस अगेन इजरायली वेपन, और इजराइल के जो वेपन और टेक्नोलॉजी होती है टॉप नॉच, मतलब बहुत अच्छा। इजरायली गन। हाँ, अगर आप उनके बराक मिसाइल्स लेंगे तो बराक मिसाइल्स का एक्यूरेसी 100% है। शिप में जो भी बराक मिसाइल्स फिट हुए हैं, अगर वो टारगेट आपको डिफाइन कर दिया तो वो टारगेट को हिट करेगा ही, इतनी उनकी एक्यूरेसी है। मतलब हाईली डिपेंडेबल वेपन सिस्टम सोल है, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस था, बढ़िया था, मुझे पसंद। सही है। सो अगर एक बच्चा अगर आज के डेट में अपना पेरेंट्स को जाकर के बोलता है कि मेरे को आर्म फोर्सेस जाना है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स शुड डेफिनेटली मोटिवेट हिम। पेरेंट्स को नेवी और आर्मी के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, उनको उतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चाइल्ड इंटरेस्टेड है इन जॉइनिंग आर्म फोर्स, लेट हिम गो।
ठीक है, आपके जो अप्रीहेंशंस है, आप थोड़ी सी वीडियोस देखेंगे या ये पॉडकास्ट देखेंगे, सारे अप्रीहेंशंस आपके दूर हो जाएंगे। सही बात है। लोगों को लगता है कि आर्म फोर्सेज आर ऑल अबाउट वॉर। मैंने पहले भी बोला, इट्स नॉट ऑल अबाउट वॉर। वॉर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इवन इफ यू आर नॉट फाइटिंग वॉर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है, और रिस्क कहाँ नहीं है। आप चलते चलते कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, एकदम। डेथ इज इनएविटेबल, कहीं भी हो सकता है, बट व्हाई नॉट लीड अ लाइफ जहाँ पर वर्थ है, आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। सही बात है। आज कैप्टन विक्रम बत्रा सर को तो सभी याद करते हैं, मनोज पांडे सर को सब याद करते हैं, तो क्यों याद करते हैं? दे हैव एवरलास्टिंग इम्प्रिंट्स दिया लोगों को माइंड में, वो लोग याद रखेंगे कि इन्होंने ऐसा काम किया, ऐसे जाबाज लोग थे। उनकी कहानियाँ आज भी लोग क्यों सुनते हैं? फ्यूचर जनरेशन को मोटिवेट किया। आप बॉर्डर मूवी देखिए, लोंगेवाला का वॉर देखिए, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार किसी ने तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। वॉर तो जस्ट एक पार्ट है। आप शिप के ऊपर में वॉच पे बैठे हैं, आप लुकआउट पे हैं, बारिश हो रही है, किसी ने किसी को तो खड़ा होना है बॉर्डर पर, किसी ने किसी को तो वेपन लेकर, व्हाई नॉट बी। तो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि कोई खुद नहीं चाहता कि मेरा बेटा फौज में जाए, पड़ोसी का बेटा फौज में जाए, गुड इनफ, लेकिन अपना बेटा जब भेजने की बारी आती होती है सब सोचते नहीं मेरा बेटा नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों के पेरेंट्स के मन से निकलना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं ये बोलूँगा कि पेरेंट्स को इंकरेजिंग होना चाहिए। आपका बेटा अगर कोशिश करता है ना, तो उस कोशिश को सराहिए, उसको पैटअप कीजिएगा, हाँ बेटा कोई बात नहीं है, तुमने कोशिश तो की। मार्क्स से कंपेयर मत कीजिए स्टूडेंट्स को कि इसने 98% लाया तो तुमको क्यों नहीं आया। मैं फिर ये बोला हूँ कि एवरेज स्टूडेंट्स ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। मैंने रियल लाइफ सिनेरियोज देखे हैं। ऑफकोर्स टॉपर्स एंड अप विथ ह्यूज पे चेक्स, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मार्क्स और पेमेंट ही रिक्वायर्ड नहीं है, और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ चाहिए होनी चाहिए। पब्लिक डीलिंग, कैसे आप सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। पेरेंट्स को हमेशा इंकरेजिंग रहना है। किसी का ड्रीम है तो उसको ड्रीम को वहीं पर शैटर मत कीजिए, लेट हिम परस्यू हिज ड्रीम। मैं फिर से बोलता हूँ, आर्म फोर्सेस का कैरियर टॉप नॉच, उससे ऐसा कोई सेकंड मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, कैरियर नहीं है। सो फाइनली इन वन सेंटेंस, व्हाट डज इंडियन नेवी मीन्स टू यू? सी, इंडियन नेवी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। मैं आज जो भी हूँ, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेवी। इनफैक्ट मेरे नेवल बैकग्राउंड की वजह से आई हैव बीन इनवाइटेड टू दिस पॉडकास्ट, या फिर मैं कहीं होकर किसी को काउंसिल कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नेवी। ठीक है, नेवी हैज़ बीन अ फैमिली टू मी। मुझे हर चीज़, हर सुख सुविधा दिया है। लोगों के मन में ये कंसेप्शन है कि आर्म फोर्सेस में आप जाते हैं तो आप बहुत सारा चीज़ को फोरगो करते हैं, बट उसके साथ जो एड ऑन एडवांटेजेस है वो लोगों को नहीं पता। यू गेट अ पेंशन, यू गेट रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। रिटायरमेंट होने के बाद जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार रिटायर हो गए हैं, तो अर्ली एजेस में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट थे, उनके लिए तो मतलब बहुत सारे जॉब्स में कोटास भी है। प्लस ऐसे वेल ट्रेंड डिसिप्लिन लीडर्स को कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहते हैं इनको लीडरशिप रोल्स में। आप देखेंगे आज के पर बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के टॉप जो लीडर्स है, दे आर ऑल फ्रॉम एक्स डिफेंस फ्रेटर्निटी एंड दे आर डूइंग मतलब ब्रिलियंटली। मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो इनके लिए सिविल लाइफ में भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है, जस्ट बिकॉज जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है ओवर लास्ट 2-3 डिकेड जो भी वो डिफेंस में जॉब किए हैं उसके वजह से, और वो जो कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन जो बिल्डअप किया है उन्होंने, वो बहुत ही हैंडी आती है लीडरशिप रोल्स में। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज इनको हायर करती हैं, तो ये क्या एडवांटेजेस है। एक स्टोरी आपसे जाते जाते सुनना चाहूँगा। आपने एक बार कहा था कि आप एक जिस शिप में थे, उस शिप में एक मूवी की शूटिंग हुई थी। हाँ। वो क्या था, थोड़ा सा बताइए। ये हम लोग सिंगापुर से सेल करके वापस आ रहे थे, मैं INS रणवीर में था। तो मूवी का नाम था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो उस टाइम उस फिल्म की सारी शूटिंग INS रणवीर में हुई थी। तो अमिताभ बच्चन सर थे, बॉबी देओल सर थे, तो उनके साथ हमने शूटिंग भी की है। अभी क्या है कि नेवी के बेसिस में शूटिंग होगी तो आप बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा परमिशन तो दे नहीं सकते हैं। तो जो सोल्जर्स के रोल है वो रियल इंडियन नेवी सोल्जर्स थे, वो शूटिंग हुई थी। मेरे पास पिक्स भी है, मतलब देखना पड़ेगा है घर में है कि नहीं, बट अमिताभ बच्चन के साथ लाइव शूटिंग करना, उनके साथ एक्टिंग करना, एक्चुअल एक्टिंग में होती क्या है, वो सब चीज़ हमने किया है। तो इट वाज रियल, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सो दिस वाज एन ऐड ऑन होते रहते हैं। मतलब बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो आपको कोई वार मूवीज बनती है तो उनको एज ए एक्सपर्ट बुलाया जाता है गाइड करने के लिए। आप अगर बॉर्डर भी देखेंगे तो उसमें भी एक वार वेटरन को बुलाया गया होगा कि रियल टाइम सिनेरियो को डिपिक्ट करने के लिए क्या होता है, कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल होती है। प्लस इसके अलावा आप पीस टाइम में आप रूट मार्च करते हैं सिटीज़ में। जैसे मैं जामनगर में था तो अराउंड 18 किलोमीटर्स के पेरिफेरी में रूट मार्च होता है। तो जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्लाटून जब कोई भी गांव या गलियारे से प्लाटून मार्च करते हुए निकलती है ना,
तो एक लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यार अच्छा ये लोग है ना, वी आर सेफ। तो कभी कभी वो रूट मार्च इसीलिए डिजाइन की होती है बॉर्डर एरियाज में, ताकि लोगों को लगे कि वी आर देयर फॉर यू, देयर इज नथिंग टू वरी। तो ये सब एडेड राउंड से। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड कमिंग एंड टू दिस शो। Thank you, George. It's all my pleasure. I've been following your channel, and let me tell the audience that he has been doing a wonderful job. बहुत कम लोग हैं ऐसे सोसाइटी में जो काफ़ी चीज़ गेन करने के बाद दे थिंक ऑफ गिविंग इट बैक टू सोसाइटी। आप इसके अगर पॉडकास्ट चैनल पर आप देखेंगे तो दे हैव बीन रिनाउंड पीपल कमिंग, और आप उन वीडियोस को देख कर काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। और रियल लाइफ में आप अगर ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का सोचेंगे तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल। तो बियॉन्ड बुक्स इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर की जा रही है। और मैं सभी आज के जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बोलूँगा कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो एक्सपीरियंस शेयर होती है वो रियली आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो आज मेरे पॉडकास्ट हो या किसी का भी लास्ट 5 पॉडकास्ट भी आप देखेंगे तो जो एक्सपीरियंस लोगों ने गेन किया है ओवर लास्ट 20-30 ईयर्स वो लोग शेयर करते हैं। तो दैट कैन बी गाइडिंग फॉर यंग स्टूडेंट्स एज वेल। तो मेरी तरफ से थम्स अप है इस चैनल के लिए एंड फॉर हिज गुड वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू। This is for George, even though I've been a real life soldier, but I think he's no less than a soldier. So this is for my brother. Thank you. He has been doing a wonderful job. अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ है और आपने कुछ भी सीखा है और आप चाहते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट पे वीडियो बनाएं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब